जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलता लाहौर। व्यूअर्स, बेसिकली ये प्रोग्राम बोलता लाहौर हमारे सीनियर एंकर पर्सन राय साकिब खरल साहब करते हैं, लेकिन आज उनको कुछ ज़रूरी काम था जिस वजह से वो इस प्रोग्राम को होस्ट नहीं कर पाए। इस वजह से मैं इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहा हूँ, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह कल से वही ये प्रोग्राम होस्ट करेंगे। और आज का हमारा जो प्रोग्राम है, इसका थीम और इसका टॉपिक जो है वो पाकिस्तान का जो करंट पॉलिटिकल सिनेरियो है, इलेक्शन की तैयारियां, लेवल प्लेइंग फील्ड, अलाइंसिस, री अलाइंसिस, इसके मुतालिक ही आज का हम प्रोग्राम करेंगे। और हमारे साथ यहाँ पर जो गेस्ट मौजूद हैं, सबसे पहले शायान बशीर साहब हैं जो PTI पंजाब के IT सेक्रेटरी हैं, और दूसरे जो हमारे गेस्ट हैं अमजद इकबाल साहब हैं, सीनियर तज़कियाकार हैं, और जो हमारे आज के तीसरे मेहमान हैं वो परवेज़ संदेला साहब हैं जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है। परवेज़ साहब, हम आपसे ही शुरू करते हैं। परवेज़ साहब, आज का मेरा सवाल, क्योंकि इस वक्त मुस्लिम लीग नून काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी है, मियाँ साहब की वापसी भी हो चुकी है, अलाइंसिस भी बन रहे हैं और इलेक्शन की तरफ जाने की तैयारियां भी हो रही हैं। जब अलाइंसिस बन रहे हैं पीपल्स पार्टी के साथ, PDM का गो के वो हिस्सा नहीं थी, लेकिन वो भी आपके साथ गवर्नमेंट में शामिल थी, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ भी, काफ लीग के साथ भी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ भी, तो फिर इलेक्शन किसके मद्दे मुकाबिल आप लोग लड़ेंगे? जी, बड़ा अच्छा सवाल है जी आपका। इलेक्शन किसके मुकाबले में लड़ेंगे? इलेक्शन लड़ेंगे इस वक्त पाकिस्तान के तमाम मसाइल के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी को मतलब जो मसाइल हैं उनके ख़िलाफ़ लड़ेंगे। पाकिस्तान की जो मईशत गिरी हुई है, जो पिटी हुई है, जो 3-3.5-4 साल में जो मईशत का हाल किया, उसके ख़िलाफ़ लड़ेंगे। देखें, पीपल्स पार्टी के साथ अगर इत्तेहाद होता है, फ़र्ज़ किया है, तो किस हद तक होगा? पंजाब में होगा, मरकज़ में होगा, अच्छी बात है, पहले मुझे वो नज़र नहीं आ रहा, कम अज़ कम अब तक जो है। ठीक है, अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ इत्तेहाद होता है तो वो मेरे ख्याल में इत्तेहादी हैं, पहले भी इत्तेहाद रहा है उनके साथ, हुकूमतें भी साथ उनके साथ मिलते रहे, बुलाते रहे। और तीसरी बड़ी जमात जो पंजाब में इस वक्त है, तहरीक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकली हुई जमात है, अगर उसके साथ इत्तेहाद हो रहा है तो वो पंजाब की हद तक हो रहा है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और देखें, सियासत में कभी दरवाजे बंद नहीं होते। लेकिन जिनके साथ अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, मैं नाम नहीं लूँगा, माजी में उन्हीं पर इल्ज़ामात थे, चीनी चोर, कब्ज़ा माफिया, आज उनके साथ, ये इससे क्या इमेज जाएगा एक वोटर को? अगर माजी में आप लेके जाएं, थोड़ा सा जाए ना पीछे, तो जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान में लंदन में एक मुआहदा हुआ था ना, मिसाक जमहूरियत जी, एक मेरे ख्याल में वो पढ़ना चाहिए हमें। और जब वो हुआ था उससे पहले इन दोनों जमातों के दरमियान में यहाँ पर क्या होता रहा? देखिए, दरवाजे सियासत के बंद नहीं होते। आजकल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कह रहे हैं, जो बता रहे हैं, क्या उसके बाद हम ये सोचें कि हमारी पाकिस्तान पीपल के साथ बात ही नहीं होगी? हरगिज़ नहीं। सियासी जमातें हैं, दरवाजे खुले रखने चाहिए। और मुल्क में कुछ देखें, हर पार्टी का अपना मंशूर होता है, उसको लेकर चलना चाहिए थे। हर मंशूर पार्टी के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सबकी यकसा होती हैं, मुल्क का मफाद होता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उनके लिए आपको बैठना पड़ता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत बनी 2008 में, तो उसमें मुस्लिम लीग नून शामिल थी। कुछ महीने के बाद ठीक है निकल गए, इख्तलाफात पैदा हुए, जो भी हुआ, लेकिन ये जमहूरियत का हुस्न है, ये बात होनी चाहिए। दरवाजे बंद, हाँ आगे जाके अगर आपकी कोई बात नहीं बनती तो ठीक है, इट्स ओके, लेकिन कभी भी सियासत में दरवाजे बंद होने चाहिए। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी के मुतालिक मुस्लिम लीग नून की तरफ से आपकी जो स्पोक्स पर्सन है, या आपका एक मुश्तरका एक बयानिया, हम उनको सीरियस नहीं लेते क्योंकि जरदारी साहब उन्हें सीरियस नहीं लेते, आप भी इसी बयानिया को लेकर चल रहे हैं, क्या आप बिलावल साहब को सीरियस नहीं लेते? मेरा ख्याल है सीरियस लेना चाहिए उनको। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आसफ अली जरदारी साहब के बेटे हैं, और बेनज़ीर रानी जो हैं उनके वो बेटे हैं, नवासे हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के। हमें सीरियस लेना चाहिए, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब को खुद भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, बिल्कुल ख्याल करना चाहिए। देखिए, मैं एक सियासी जमहूरी सोच रखने वाला इंसान हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। जो भी जमहूरियत के लिए, इस मुल्क के लिए कुर्बानी है, हमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जैसे आसफ अली जरदारी साहब ने कहा कि वो भी लर्निंग प्रोसेस में है, वो अभी तक कहना नहीं चाहिए, लेकिन अभी तक वो पीपल्स पार्टी के उस्मान बुज़दार हैं। मतलब यही मतलब निकलता है ना आसफ अली जरदारी साहब का। सीरियस ले रहे हो? अगर तुसी उन्होंने उस्मान बुज़दार दा टाइटल देते हैं, मैं नहीं दे रहा, ये देखें, ये उनके वालिद साहब ने दिया, मैंने नहीं दिया। जो बंदा, अब देखिए, जो बंदा सीख रहा होगा ना, उसके बारे में कहा जाएगा सीख रहा है, तो फिर हमारे ज़हन में एक ही नाम आता है, उस्मान बुज़दार, मैं अभी सीख रहा हूँ। तो मैं समझ, शायान भाई, आपके मसाइल के साथ इनका इलेक्शन है, जो आप महंगाई छोड़ के गए, मईशत का बेड़ा गर्क करके गए, और उस्मान बुज़दार को जो हैं वो इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी हैं इस वक्त, तो ऐसा आपने पंजाब को तोहफा दे दिया कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी बन गया, और ऐसे मसाइल छोड़ दिए कि उनके खिलाफ ये अब इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये जो इन्होंने बात की कि सबसे पहले बिलावल भुट्टो की कि वो बुज़दार उनको बना दिया, बिलावल भुट्टो का भी वही एक प्रॉब्लम है कि वो जो जरदारी साहब पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स, और जो भी नून लीग भी आपको नज़र आ रही है ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करते मैं करूँगा इससे सवाल, ठीक तो वो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स आवाम को डाइजेस्ट नहीं हो रही, जिसकी वजह से बिलावल भुट्टो जो है वो काउंटर नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी बाबों को फारिग करें और ये लाडले का लफ्ज़ यूज़ करें। लाडले का क्या मतलब होता है, सिलेक्टेड या लाडला, उसी वजह से ये पॉलिटिक्स कह रहे हैं। इन्होंने ये बात की कि जी डेमोक्रेसी पसंद करते हैं, अच्छी बात है, हम भी वेलकम करते हैं, डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने इवेंचुअली तो साथ बैठ के मसले हल करने हैं। लेकिन इन्होंने जब बात की कि तीसरी बड़ी जमात IPP, तो इन्होंने PTI को तो भूल गए कि पंजाब की सबसे बड़ी जो जमात है उनका तो उन्होंने जिक्र ही नहीं किया। उनकी एक राय आप इसे चैलेंज कर सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। इस वक्त लोग सबसे पहले जो पंजाब की आवाम है ना, वो इस सिलेक्टेड वाले प्रॉब्लम से तंग है। इस पे पूरा जो सेंटिमेंट है आवाम का वो यही है कि ये सिलेक्शन और ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए अर्बन एरियाज़ की यहाँ पे पंजाब में। सेकेंडली, और किसी पार्टी का तो कोई मंशूर ही नहीं है। ये आए हैं यहाँ पे और ये मीटिंग्स कह रहे हैं कि 20 सीटें ये दे दी, 10 सीटें ये ले ली, यहाँ पे सीट एडजस्टमेंट कर लें, और पुलिस इनको इस तरह का प्रोटोकॉल दे रही है जिस तरह ये ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर बन के आ गए हैं पाकिस्तान में वापस। तो जो आवाम की प्रॉब्लम्स हैं उसका तो हल इन्होंने एक दिया ही नहीं। 16 महीने इनकी गवर्नमेंट थी, सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क तो इन 16 महीने में हुआ है PDM 1 में, और बाकी जो कसर रह जाएगा वो आप देखना PDM 2 में पूरा। इसका नैरेटिव तो देखें ना, दो बातें हैं। एक तो वो कहते हैं अभी हम जो हमारे जिन जिन हलकों में हमें पता है ये कैंडिडेट है, ये इलेक्टेबल्स हैं, और ये इलेक्टेबल्स पाकिस्तान की सियासत का, पार्लिमानी सियासत का ये पार्ट एंड पार्सल है। हम पहले इन्हें टिकटें देंगे और उस वक्त अपनी पोजीशन मजबूत करेंगे, उसके बाद हम ड्राइंग रूम से बाहर आएंगे, फिर हम बड़े बड़े शहरों में और छोटे छोटे अजला में हम जलसे करेंगे। ये इनका नैरेटिव है। दूसरी बात, मैं जो आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ, असल बात ये है, आपने कहा कि इन्होंने महंगाई दे दी, इन्होंने 16 माह में बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन मुझे ये बात पता है, जब मैं रोड शोज़ करता हूँ, बेसिकली मैं रोड शो करता हूँ, मैं जब एक आम रिक्शे वाले के पास जाता हूँ, मैं टांगे वाले के पास जाता हूँ, मैं रेहड़ी बान के पास जाता हूँ, वो कहता है नवाज शरीफ के दौर में, मैं यहाँ नवाज शरीफ का वकील नहीं हूँ, हत्ता कि मेरे सम टाइम बहुत सारे ऐसे शोज़ होते हैं जो anti-PMLN चले जाते हैं, लेकिन वो एक सवाल मुझसे करता है कि नवाज शरीफ के दौर में मैं 2 रुपये की रोटी लेता था, मेरा बिजली का बिल 3000 रुपये आता था, मैं पेट्रोल 100 रुपया लेता था, इमरान उसको 150 पे ले गया, इमरान डॉलर इधर ले गया। तो आप भी तो वही बात कर रहे हैं जो नवाज शरीफ के दौर का एक आम विक्टिम कर रहे हैं। देखें, बात नवाज शरीफ के दौर की नहीं है, बात है कि पिछले 75 ईयर्स के अंदर एक कंटिन्यूस डाउनफॉल हुआ है पाकिस्तान के अंदर। कोई ऐसा स्टेज नहीं था पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे कोई सस्टेन्ड स्टेबिलिटी या ग्रोथ आई हो। तो वो हर दौर के अंदर, अगर हम तब होते उस वक्त में, तो वो हमारे दौर के बारे में ये बात करते। हमने अब उस स्टेज पे आ गए हैं कि हमने अब फैसला करना है कि हम इस मुल्क को चलाना चाहते हैं कि बस इसी तरह हम आएंगे बाहर से और अब आके प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, यहाँ पे अपना दिहाड़ी लगा के 2.5-3 साल की, फिर पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे। अगर इस मॉडल पे रखना है पाकिस्तान को। नहीं यार, तबीयत खराब थी, खुदा को माने शयान भाई, दिहाड़ी कौन सी लगाई है? डॉक्टर यास्मीन, मेरी बात ना, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, शीरी मजारी साहिबा की आंखों में आंसू थे। ये मैं नहीं कहता, PTA के चेयरमैन कहते घबराए हुए थे, ये ना कहें, उनके लिए दुआएं की गई हैं। हम भी बस इसी सिस्टम के अंदर थे। संदेला साहब, इन्हें कैसे समझाया जाए? हमें एक और शक हो रहा था, 75 साल के साथ गोरों का हिसाब भी हमारे खाते में डाल दें कि 75 साल तो डाले हैं, गोरों का भी हिसाब हमारे खाते में डाल दें। ठीक है, अब मैं अमजद साहब चल रही है ना, वहीं से तो चल अमजद साहब, सवाल ये है, लेवल प्लेइंग फील्ड नून लीग की तरफ से कहा जा रहा है हमें रींग के इंसाफ मिल रहा है, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ये आज भी लाडले हैं, यानी ये शिकवा है, और PTI की तरफ से कहा जा रहा है कि सब कुछ उनके लिए फैसिलिटेट कर दिया गया और हमें अंडरग्राउंड कर दिया गया। लेवल प्लेइंग फील्ड किसको नहीं मिल रही और किसको मिल रही है? आप एक तज्जिया करें, इंडिपेंडेंट, आप अपनी राय दें। देखिए, जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है ना, इसमें पहले थोड़ी सी और तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही थी, ठीक है, फिर उसमें चेंज आई, अब और तरह की हो रही है। पहले ये हो रही थी कि हमारे इलाके में डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही, बाकी इलाके में क्यों हो रही है। ठीक है, उस वक्त ये थी जब शुरू हुई ये बात, मैं बिलावल भुट्टो की तरफ से। अब इस वक्त जो हो रही है, जिसका आपने इशारा किया कि फैसिलिटेट किया जा रहा है, शयान साहब ने भी बात की, ठीक है, किया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई थोड़ा सा मौका दिया जा रहा है कि आप अपने मामलात को सीधा करें। लेकिन PTI के साथ मसला ये है कि PTI ने जो कुछ किया, हम उसको आप जो मर्जी नाम दे लें, लेकिन हुआ एक यहाँ पे सानिया 9 में ही हुआ। उसके बाद के जो हालात हैं, उसके बाद जो हालात हैं उसको फेस कर रही है PTI, और उसको फेस करना ही है। इसमें कोई उसको आप ये कहेंगे जी कि अगर चूंकि वो एक पार्टी सियासत में है इसलिए आप उसको भूल जाएं,
तो ऐसा हो नहीं सकता, ना ही ऐसा होना चाहिए। जिसने भी जुर्म किया उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन ज़्यादती उसकी बुनियाद पर नहीं हो रही। लेकिन इस बुनियाद पर कि कोई सियासतदान है, कोई सियासी पार्टी है, इसलिए उसके खिलाफ कुछ ना हो, ये नहीं हो सकता। अगली बात जो आप बात कर रहे हैं कि जो बिलावल भुट्टो की आपने बात की, फिर जो नून लीग के आपस में जो इख्तलाफात की बात हो रही है, उसमें देखिए इस वक्त जो सियासत हो रही है उसमें खुद नून लीग ये बार बार बात कर रही है कि जो एंटी नून लीग वोट है वो किसने लेना है, वो कोई एंटी नून लीग पार्टी ही ले सकती है ना। इस वक्त जो कुछ भी जितनी भी सियासत हो रही है, मेरे ख्याल में, मेरी राय है कि वो इस वजह से हो रही है कि वो एंटी नून लीग वोट जो है उसको पीपल्स पार्टी किसी तरह से कैश कर सके। ये मतलब ये मेरा भी जी बिल्कुल मेरा ख्याल है यही है। बाकी रह गई अगली बात जो मिलजुल के संदेला साहब ने बात की, ये बिल्कुल दुरुस्त है। मैं तो इसी प्रोग्राम में इससे पहले भी 2 दफ़ा ये बात कर चुका हूँ कि चाहे सादा अक्सरियत आती है, चाहे किसी की अक्सरियत नहीं आती, या 2/3 अक्सरियत आती है, अगला जो सेटअप बनेगा वो मखलूत ही होगा। इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत भी यही है कि तमाम लोग मिलकर एक हुकूमत बनाए जिसको आप साहब अगर मखलूत बनता है तो लोगों के अंदर पीडीएम का खौफ आ जाता है कि ये पीडीएम 16 माह में तबाही फेर के गई है माशी तौर पे। ये तो मियां साहब खुद मानते हैं। नहीं, मैं थोड़ा सा उस पर इख्तलाफ इस राय से करता हूँ कि पीडीएम ने 16 माह में क्या तबाही मचाई कि जी कि आप ये देखिए 16 माह जब वो इक़्तिदार में आए उस वक्त हम कहाँ खड़े थे? क्या हमारी मईशत इसी लेवल पे थी जिस पे आज है? क्या हम डिफ़ॉल्ट नहीं होने वाले थे? क्या अगर हम डिफ़ॉल्ट कर जाते तो फिर पोजीशन क्या होती? 2 चीज़ें, 2 रास्ते थे ना आपके पास। एक उस वक्त रास्ता था कि ये मखलूत हुकूमत जो है पीडीएम की या पीपल्स पार्टी की सारी मिला के उस वक्त इलेक्शन अनाउंस करते, असम्बली तोड़ते, उसमें जो भी जीतता। सर कैसे करते, मुझे जरा समझा दें, मैं इकोनॉमी का स्टूडेंट नहीं। 7% ग्रोथ रेट पर हम किया 6% ग्रोथ रेट पर हम कैसे डिफॉल्ट? अच्छा चले आप इस 7% मैं बताता हूँ कैसे है। आपके पास आप कितने ज़र मुबादला के ज़खायर थे उस वक्त आपके पास? सर उस वक्त $16 अरब नहीं, ये आप 1 साल पहले की बात कर रहे हैं। नो सर 1 साल पहले $24 अरब के थे। नहीं, मेरी बात सुनिए, आप बताएं। ये बात आप कर रहे हैं जब कोरोना के बाद के जो एक फेज आया था 8-9 महीने का, जिसमें आप 24 की बात, जो बात एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, नो कॉन्फिडेंस वाले दिन, जिस दिन वो हुआ है $16 अरब। आप कंफर्म करवा लें। आई माइट बी रॉन्ग, सारी सी गलती होती है, लेकिन एक काम और कर लेना आप लोग, उनके खान साहब की 3 हफ्ते के बाद तकरीर निकलवा के देख लें, और अगर उसमें खान साहब कह रहे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट करने वाला, तो फिर किधर गए आपके सारे? आप अपने प्रोड्यूसर कहें कि खान साहब की 3 हफ्ते के बाद की तकरीर निकाल के देखें जिसके में इमरान खान साहब ने कहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है। उनकी 3 हफ्ते के बाद उनके बयान है, उनकी तकरीर है। चले वो IMF के साथ एग्रीमेंट क्यों खत्म हुआ? तो ये भी कह रहे थे वेंटिलेटर, IMF के साथ एग्रीमेंट क्यों खत्म हुआ था? आप ये बताइए मुझे, सिर्फ एक सवाल का आप जवाब दे दें। नहीं, IMF के साथ एग्रीमेंट जो था हमारा, जो पीटीआई हुकूमत ने किया था, वो खत्म क्यों हुआ था? वो पेट्रोल की वजह से जो खान साहब ने उसमें दिया। तो क्यों किया था आपने पेट्रोल पर? सर जब मुल्क को देखें, पॉलिटिक्स इज वेरी रूथलेस, लेट मी मेक इट क्लियर। अगर आपको पता लगता है आपका ओपोनेंट, सियासी ओपोनेंट ये ताश का पत्ता फेंक रहा है, मैं आई एम नॉट हियर टू डिफेंड पीटीआई पॉलिसी। मुल्क को दौड़ लगा दे। नहीं सर, बम, एटम बम गिरा दे सर, एटम बम गिराओ सर। खान साहब ने कहा एटम बम फूट गया। इसी तरह हिसाबदार साहब जब जाने लगे थे, जब शाहिद का खान अब्बासी जाने लगे थे, इन्होंने इस वक्त मुल्क की मैशत के साथ, खजाने के साथ क्या किया था इनको पता था। उन्होंने 105 पे जो पेग करके रखा इन्होंने 4 साल डॉलर को। आप किसी इकोनॉमिस्ट से पूछें कि मेन इशू फंडामेंटल डॉलर को 100 रुपए रखा, इसे मुल्क तबाह हो गया। नहीं, उसको पेग आर्टिफिशियली पेग किया हुआ था ना 4 साल तक। नहीं, उसकी रीजन ये थी, मैं और फिर वो डिवैल्यूएशन शुरू हुई एकदम से। अभी तक वहीं पे खड़े। सर चले आप हमें सिर्फ ये बता दें डिफॉल्ट कैसे हो रहा था, ताकि प्लीज इनलाइटन अस। आपके पास पेमेंट के लिए पैसे ही नहीं थे लोगों को देने के लिए, जो इन मुल्कों की आपके पास ड्यू आ रही थी पेमेंट्स। आपका जो IMF का जो पैकेज था वो सस्पेंड हो चुका था, आपके पास नहीं थे। ठीक है, इस वक्त आपके पास, इस वक्त जब हम बात करें, इस वक्त तकरीबन $13 बिलियन है आपके पास। $13 बिलियन है इस वक्त, और ये चला गया था $3 बिलियन पे, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, पीडीएम के वक्त में, जी पीडीएम के वक्त में $3 बिलियन, जब ये कहाँ चले गए थे पैसे? आपने पेमेंट्स करनी थी। आपका IMF का प्रोग्राम सस्पेंड हो गया था और कोई दूसरा बंदा आपको पैसे देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि जब आप हो जाते हैं डिफॉल्ट या कोई IMF का प्रोग्राम सस्पेंड होता है तो फिर दूसरे नहीं दे सकते आपको ना। ये एक एग्रीमेंट है IMF के साथ, बाकी जो मेंबर मुल्क हैं उनका, इसको ज़हन में रखिएगा कि आप अगर डिफॉल्ट करते हैं फिर भी कोई उस वक्त तक आपको लोन नहीं देगा जब तक आप उसको क्लियर नहीं करेंगे। ठीक है, और यही सूरत हमारे पास उस वक्त थी, इस वक्त नहीं है। इस वक्त भी आपके पास ये सूरत हो सकती है, मैं फिर आपको ये कह रहा हूँ।
मार्च में आपका ये जो स्टैंड बाई अरेंजमेंट है ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अप्रैल में आपको नया एग्रीमेंट आना है आपका, ठीक है। अगर आपका फर्ज करें मैं कि खुदा न खास्ता अगर नहीं आता तो क्या पोजीशन है आपके पास? नहीं आएगा। अच्छा, उसमें एक दूसरी रीज़न हुई थी, मैं उसका भी आपको, जो आप कह रहे हैं ना कैसे हो गया था, उसकी ये वजह शौकत तरीन था जो पीटीआई छोड़ गए आप, ठीक है। उन्होंने आपकी इंपोर्ट ओपन कर दी थी, पूरी ओपन कर दी थी, और आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट एकदम से ख़राब हो गया था। आपकी इंपोर्ट चली गई थी तकरीबन $72 बिलियन पे, आपकी एक्सपोर्ट थी $20 बिलियन पे। वो $50 बिलियन का कहाँ पे, किसने गैप पूरा करना था? इकोनॉमी ग्रो हुई। मेरी बात सुने, नहीं, मैं इसकी बात कर, देखिए बात ये है कि इकोनॉमी के ऊपर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वो जो आप कह रहे हैं ना, जो ट्रेड डेफिसिट की आप बात करें, वो हर अदवार में हुजूर ट्रेड डेफिसिट रहा है। सर, साहब के दौर में बहुत ज्यादा है। सारी दुनिया का होता है। मैं मेरी बात सुने, मैं आप कह रहा हूं कि $50 अरब का, $50 अरब का मियां साहब दूसरा जलसा करेंगे, मकबूल भी हैं, अलायंसेस भी बन रहे हैं और काफी ज्यादा एक्टिव भी हैं, टिकटों की तकसीम भी है। दूसरा जलसा कब? जो जलालपुर जटा का जलसा है, उस पर तो खुद मुख्तलिफ चैनल्स की खबर है क्योंकि इतनी अच्छी। मैं सामने बैठा हूँ आपके, मैं वहाँ पर मौजूद था, स्टेज पर था मैं, मुझसे पूछ लें सर, आप लोगों को छोड़, मैं वहाँ पर मौजूद था, मुझसे पूछ लें। इंप्रेसिव था क्राउड। बिल्कुल सर, 100% सर, बिल्कुल। मेरे इस मोबाइल में फोटेज है सर, आप चाहें तो मैं भेज सकता हूं। आई ट्रस्ट योर क्रेडिबिलिटी। मैं सर ऐसा करें कि सॉरी जी, अगर आप आज अभी हमें इजाज़त दे दें कि हम 1 घंटे की कॉल देते हैं और कोई लीडर नहीं जाएगा, सिर्फ लोग होंगे, तो आपको नजर आ जाएगा। स्टेज पे बैठे नहीं, आपको जो चीज़ होती है वो नजर आती है। क्या नजर आएगा बताइए जरा। कि लोग अवाम इकट्ठे हो रहे हैं जो पॉलिटिकल अपना एक एक्सप्रेस कर रहे हैं, पॉपुलैरिटी जिसको बोलते हैं स्ट्रीट के ऊपर। ये कह रहे हैं हमें 1 घंटे की इजाजत मिल जाए, हम 1 घंटे में उससे कई गुना बड़ा जलसा कर लेंगे, बगैर किसी लीडर के, बगैर किसी लीडर के सिर्फ लोग इकट्ठे होंगे वहाँ पे। मेरे ख्याल में इनको यहाँ पे टीवी टॉक में बैठ के शो करने की इजाजत है, लेकिन जलसा करने की इजाजत नहीं है। हिम्मत करें, जलसा करें, हमने करें जलसा। आपको कौन रोक रहा है? इस पे मैं बताता हूँ, हमें कौन रोक रहा है? हमें पूरा सिस्टम रोक रहा है। हमें पूरा, हमारा जलसे का जो ऑर्गेनाइजर होता है, काना में हमारा वकर कन्वेंशन था इनके, जिस दिन मियाँ साहब आए हैं उसके अगले दिन वो अफजाल पहाड़ साहब थे, उन्होंने वकर कन्वेंशन किया। पहले वहाँ पे पुलिस ने धाबा बोला, उनका चेंबर तोड़ा, लोग उठाए, आपके जर्नलिस्ट बरादरी के लोगों के फुटेज है कि पुलिस कैमरा स्नैच कर रही थी। उसके बाद जर्नलिस्ट को अंदर किया, उसके बाद उन भाई को उठा के जो है वो 9 वाले पर्चे में डाल दिया। तो अब मुझे बताएं कि ये डर नहीं लगता थोड़ा सा? अच्छा संदेला साहब, दूसरा जलसा कब कर रहे हैं मियां साहब? मियां साहब दूसरा जलसा देखें, ये 18-19 को ये जो इस वक्त इंटरव्यू चल रहे हैं, मेरे ख्याल में एक वाहिद पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिनके चल रहे हैं, जो अपने एक MNA और MPA से बात कर डिवीज़न की सतह पर बुलाकर पूरा इजलास 150 बंदा बैठे हैं, उनमें से एक बंदे से उनका इंटरव्यू लेने के बाद मियां साहब खुद अपनी 35 रुकना जो उनकी जो कमेटी है, ये जैसे पार्लिमानी जैसे ही ये खत्म होगी, उसके बाद मियां साहब जो है वो 20 के बाद आपको जलसे अनाउंस हो जाएंगे, और उसके बाद आपको फिर मियां साहब के वो जलसे नजर आएंगे जिसके साथ मरियम नवाज होगी। कि पाकिस्तान की तारीख में ये जो मेरे दोस्त या भाई कह रहे हैं ना कि जी हमें 1 घंटे का दे दें ऑर्डर, 1 घंटे में ये जो किया करते थे, हमें भी पता है, आपको भी पता है। अब इनको अगर जो इजाजत नहीं मिल रही ना, किन से इजाजत नहीं मिल रही और क्यों नहीं इजाजत मिल रही, चले वो तो ये डिबेटेबल चीज है सर, लेकिन गुजरात में कैंप्रेसिव जलसा था। बिल्कुल 100% जलालपुर, बिल्कुल सर, मैं कह रहा हूं कि सर स्टेडियम में पैर रखने की जगह नहीं थी। सर मुख्तलिफ चैनल्स ने खबर चलाई है कि पार्टी की तरफ से नाराजगी का इजहार किया गया है, मरियम साहबा ने सरजनिश किया है वहाँ जो मुतलका लीडरशिप थी कि आप लोग इंप्रेसिव क्राउड इकट्ठा नहीं कर सके। नहीं, गलत बात है सर, ये बिल्कुल ऐसा हो नहीं सकता। मैं वहाँ पर खुद मौजूद था, ये जो फोटो चल रही हैं कुछ पहले की हैं कुछ बाद की हैं। देखिए मैं आपको खुद बता रहा हूं कि मैंने अपने इस फ़ोन से, जिस पे मैं जूम करके एंड तक घुमा के देख रहा था, अगर किसी जगह पे कोई तकरीर के दरमियान में, अगर देखिए हमारा कल्चर क्या है, जो मस्जिद होती है ना, ज़्यादातर नुमाई पिछली साहब में खड़े होने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह होती है मौलवी साहब सलाम फेरन थे, निकलिए बात राश लग जाना है, तो किसी जगह पे गया, लेकिन वहां पर क्राउड का कोई इशू नहीं था, बिल्कुल परफेक्ट 100% क्राउड था, और स्टेडियम में बिल्कुल पैर रखने की जगह। मरियम साहब मुतमईन थी, 100% मुतमईन थी मरियम। मियां साहब मुतमईन हुए, उन्होंने देखा मियां साहब मुतमईन। जो रिपोर्ट आपके पास पार्टी की तरफ से पहुंची इंप्रेसिव है सर। देखें वहां कोई भी हो सकता है, जाहिर है ऑलवेज उसमें बेटर करने की ऑप्शन होती है, आप उससे भी बेहतर कर सकते हैं। अगर कोई कोताही किसी जगह पे हुई है किसी लीडर से, तो उसकी जाहिर है उससे पूछेंगे कि ये कोताही क्यों हुई है, ये बिल्कुल हो सकता है। दूसरा बड़ा मैं आपको स्टेडियम की जगह बता रहा हूं, मैं आपके पास दूसरा बड़ा जलसा किस शहर में करना चाहते हैं? देखिए अभी ये तो हमें इस बात का अंदाजा नहीं है, क्योंकि जब तक ये चीज सामने नहीं आएगी, ये बिल्कुल एक तुक्का होगा जो नहीं लगाना चाहिए। अभी तक इस बारे में नहीं पता कहां से शुरू होगा, ये सिंध से भी शुरू हो सकता है, ये KPK से भी शुरू हो सकता है, ये पंजाब के किसी शहर से भी शुरू हो सकता है, कसूर से भी हो सकता है, खुडियावाला से हो सकता है, किसी भी जगह से हो सकता है। लेकिन इस पे अभी चीजें चल रही हैं, क्योंकि अभी तक जितनी क़यादत है वो सारी टिकटों के मामले पर बिजी है। ठीक है शान साहब, आप लोग अपने जलसे कब से कर रहे हैं?
हम तो जलसे देखें, हमारे जलसे लगातार हो रहे हैं। अगर आप केपी में देखें, पंजाब में अच्छा पंजाब में हमारा एक, हम असल में अभी इस वक्त जलसे नहीं कर रहे हैं, हम वर्कर कन्वेंशंस कर रहे हैं। वो वजह इसलिए वर्कर कन्वेंशंस कर रहे हैं क्योंकि हमारे मसले मसाइल हैं हमारे ऊपर, ठीक है, मैं समझ गया। तो उस वजह से हम इलेक्शन में किसी पार्टी के साथ आप लोग चाह रहे हैं अलायंसेस, कोई ऐसी बात? हम किसी के साथ अलायंस खान साहब ने कभी किसी से बात नहीं की, सियासी जमात से बात नहीं। एक सेकंड, सॉरी, देखिए हम अलायंस पहले भी हम तो अलायंस तो कर ही लेते थे ना। जमात इस्लामी के साथ हमने कराची में जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के बाद की, हम बिल्कुल अगेंस्ट नहीं है कि पार्टी पॉलिटिकल डायलॉग के अगेंस्ट नहीं है, ये कैटेगोरिक बात आपको पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड था। लेकिन क्योंकि हम इस वक्त हम समझते हैं कि हम बहुत पॉपुलर हैं, तो हमें कोई वो ट्रेड उस तरह का नज़र नहीं आता कि हम अलायंस करके हमें फ़ायदा क्या होएगा। हम अपने ताकत पर लड़ना चाहते हैं हर हल्के में। यानी इसका मतलब अगर आप पॉपुलर हैं तो दीगर जमातें पॉपुलर नहीं है? सर ऑब्वियसली वो 100 में से वोट बटने ना, फॉर एग्जांपल एक कंस्टिट्यूएंसी के अंदर से तो संदेला साहब गलतफहमी क्यों मुब्तला नहीं? अगर आज भी ये इस गलतफहमी में मुब्तला है तो फिर अल्लाह, अच्छा पता है क्यों गलतफहमी में मुब्तला है? इनको ना अपने लीडर पे यकीन नहीं है। कैसे नहीं, हमें 100% यकीन है। किस पे यकीन है? लीडर पे नहीं है। सवाल इनका हमारे खा रहे हैं जेलों में है, किस वजह से? सर मैं बताता हूँ क्यों लीडर पे यकीन नहीं है। देखिए आज जिस नहज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी है ना, ये जिस वजह से खड़ी है, 9 मई का वाकया है ना जी, 9 मई में जो हुआ उसका वाकया, उसके से यहाँ पर खड़ी है, एक बहुत बड़ा वाकया है। ये जुल्म है, वाकये से बड़ा जुल्म है, जुल्म है जी, स्टेट के साथ जुल्म है। अगर खान साहब ने इससे कुछ सीखा होता, बाहर आते उस दिन जिस ये गुड टू सी यू वाला फिक्रा सुनने के बाद मजम्मत करते हैं इन लोगों की, दोबारा फिर धारे में आ जाते हैं। अच्छा हमने लेट हो गया। अच्छा चले, मजम्मत होती है, लेट। मेरा मौक़िफ़ ये था कि आपका जो लीडर है वो आपके लिए खतरा क्यों है, मैं ये बताना चाहता हूं। नहीं बिल्कुल, ये सियासी लोग हैं, इनका दिल करता है ये जलसे करें, इनका दिल करता है ये सियासत करें, लेकिन खान साहब को एक ही डर है कि मेरे नाल बाद कोई पॉपुलर ना हो जाए। अंदर बैठ के उन्होंने जो 3 महीने के बाद, कौन हो सकता है? 3 महीने के बाद उनको जो संदेला साहब ने एक क्वेश्चन, 3 महीने के बाद उनको मौका मिला, उस 3 महीने के मौके बाद उन्होंने क्या किया है? उन्होंने सबसे पहले कहा है कि इन्होंने वो जो बांग्लादेश बनाना था उसका क्या अच्छा, मुझे क्लियर करना सर, ये बयान है, अपनी जमात को खतरा में डालने वाली बात नहीं है। उसके बाद उन्होंने आपके मुल्क से अफगानियों को निकालने की बात हो रही है, आपकी मईशत पर बोझ, आपकी दहशतगर्दी, आपके तमाम मसाइल, उस पर उनकी जो स्टेटमेंट आई है क्या वो पाकिस्तान के हक में है? तो ये देखें, जब ऐसी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बैठ गई है, हक में नहीं है, पॉलिटिकल लीडर है वो, अपनी उसको पॉपुलर है, वो अपना माइंडसेट बता रहा है। अच्छा संदेला साहब, चले ये तो नेशनल इश्यूज हैं, सेंसिटिव इश्यूज हैं, मेरा ख्याल है इन्हें डिस्कस नहीं करना चाहिए। मेरा सिर्फ एक सवाल, आप कहते हैं खान वो पीटीए के चेयरमैन चाहते हैं कि कोई लीडर उनसे ऊपर ना आए, बिल्कुल। क्या ये मसला शरीफ खानदान के साथ नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। बैरिस्टर गौहर ने, अच्छा कभी बैरिस्टर गौहर, सर हमजा, देखिए मेरी बात सुनिए, मियां नवाज शरीफ साहब नहीं तो शहबाज साहब नहीं तो हमजा साहब नहीं तो मरियम साहिबा, इसाक डार साहब, बिलाल यासीन साहब, वो उधर से आबद शेर अली साहब, भी तो पूरे का पूरा एक स्ट्रक्चर है फैमिली का जो सिस्टम में है, और पार्टी का हिस्सा है सर। बाकी नहीं है, आप नहीं है, ये नहीं है, मैं नहीं हूं, जुवेद हाशमी को सदर नहीं बनाया था जब वो जेल में थे, तो क्या सर वो अब का आज का नवाज शरीफ, आज का शरीफ खानदान के दरअसल जनरल सेक्रेटरी कौन है जमात का? सर आज का शरीफ खानदान कौन है? पंजाब का सदर कौन है? शरीफ सर नहीं, वो बात नहीं, पंजाब का, वफाक का, ओवरऑल पार्टी है, ओवरऑल सर वो तो लीड। अच्छा बैरिस्टर गौहर सबसे बड़ी एग्जांपल, एक तो आपकी जमात का ही नहीं है, तो 2 महीने पहले जमात में आया, आपको 22 साल में शयान भाई मुझे एक सवाल का जवाब दें। आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके अंदर स्वाय पीटीआई चेयरमैन के कौन सा एक ऐसा शख्स है जिसका कद इतना बड़ा हो कि वो कल को पीटीआई चेयरमैन को रिप्लेस कर सके? देखिए मेरी बात सुने, हम बिल्कुल पहली तो बात है कि जो आपने शुरू में बात की, फिर वो बात कंप्लीट नहीं हुई कि हम इलेक्टेबल की पॉलिटिक्स, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स से हम हट गए हैं, हमने वो पॉलिटिक्स चेंज करनी है पाकिस्तान में। ये हमारा बयानिया एक, और ये हमारा मैनिफेस्टो का पार्ट भी है कि हमने अब पार्टी बेसिस पे कैंपेनिंग करनी है मंशूर की। अब आगे कौन? शेर अफजल मरवत, कोई जानता था 2 महीने पहले शेर अफजल मरवत तो हासाती तौर पे आए हैं, हासाती तौर पे, लेकिन क्या पार्टी ने किसी को ग्रूम किया? अगर मैंने शिकवा, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, मैं कोई पॉलिटिकल फैमिली से या किसी पॉलिटिकल धड़े से या किसी ताल्लुक नहीं रखता, मुझे पार्टी ने प्लेटफॉर्म दिया हुआ है क्योंकि मेरे अपने टैलेंट की वजह से, मेहनत की वजह से। इस तरह डॉक्टर साहब, क्या मैं, आप मेरे लिए काबिल इज्जत है, लेकिन आप हो, मेरे जैसे पार्टी में हो, कोई भी हो, क्या इनका कद उतना है? डॉक्टर यास्मीन राशिद देखें, एक बड़ी लीडर आई है, के बराबर है? मेरा सिर्फ ये सवाल है। तो लीडर एक ही होता है, खान साहब कैसे? मेरा ख्याल है लीडर वो होता है, ये मेरी राय है, जो अपने अलावा दूसरों को भी ग्रूम करे। हमजा साहब, am I right? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें देखिए मसला क्या है। मसला ये है कि पार्टियों के अंदर जब एक जगह पे मरकूज हो जाती है ना, ये जो सिलसिला आप क़यादत की बात कर रहे हैं,
एक ख़ास ख़ानदान में या ख़ास अशख़ास के गिर्द, जी जी, तो उसके पीछे क्या सोच क्या होती है, एक वजह क्या होती है, क्यों होती है, हमें ये भी तो बात करनी चाहिए ना। ठीक है। हम कहते हैं कि जी कि ये जनाब ये भुट्टो ख़ानदान है, ये जनाब शरीफ ख़ानदान है, और इमरान खान का चूँकि यहाँ पे कोई ख़ानदान नहीं है जिसको हम कह सकते हैं उनकी सिस्टर थी, उन्होंने कोशिश की यहाँ पे अभी PTI की चेयरपर्सन के लिए, लेकिन चले नाम आया ना उनका, नाम आया उनका, उन्होंने कि जी कि वो भी कैंडिडेट हो सकती हैं, लेकिन किसी और को बनाया गया। इसके पीछे मैं समझता हूँ कि उनसे ज़्यादा कसूर हमारा लोगों का, आम आदमी का। उसकी वजह यह कि हम किसी दूसरे को उसकी जगह पे देखना पसंद ही नहीं करते। अभी यहाँ पे आप देख लें, आप PTI की बात कर रहे हैं ना, आप इमरान खान की जगह अभी आपने नया चेयरमैन बनाया, ठीक है, आप देखिए कितने लोग उनको पसंद करते हैं, कितने लोग उनकी बात मानते हैं, इवन के नहीं मानेंगे, वो कहेंगे जी यहाँ पे 10 पार्टियां को 10 धड़े हो जाएंगे पार्टी के अंदर। इसी में तो मैं कह रहा हूं कि अगर वहां से शरीफ खानदान, वहां से भुट्टो खानदान और खान साहब अपना, जब उनका था वो इंडिपेंडेंट थे, पार्टी पॉलिसीज बनाई जा रही थी, उस वक्त उन्हें एक ऐसा हिरार्किकल स्ट्रक्चर बनाना चाहिए था कि जिस पर वो जिसकी आप बात कर रहे हैं ना हिरार्की की, वो एक लंबी एक्सरसाइज है, एक लंबी एक्सरसाइज है ना, उसके ऊपर करना चाहिए, मैं उसको नहीं कह रहा नहीं करना, लेकिन होता क्या है, होता यह है कि जब कोई ऐसा वाक़या था, जैसे फर्ज करें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जब शहादत हुई, उसके बाद एक वक्त था कि जी अब क्या किया जाए, अब पार्टी को आपने इकट्ठे रखने के लिए कोई एक नाम चाहिए था जिसके ऊपर तमाम लोग मुत्तफिक हो सकें, अदरवाइज हर कोई ये चाह रहा होगा कि मुझे चेयरपर्सन बना दिया जाए, ठीक है, तो इसलिए मजबूरन आप ये कह लें कि बिलावल को लाना पड़ा या जरदारी साहब आए। इसी तरह से शरीफ फैमिली के अंदर लोग इस वक्त भी, जब हम इवन के जब मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है मुल्क के, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, लोग ये कहते थे वोट नवाज शरीफ का है, भाइयां दोनों एक ही खानदान है, एक ही फैमिली है, यहाँ पे आम आदमी आज लोग ये कहते हैं, आज भी लोग यही कहते हैं, जो नून लीग के लोग हैं वो यही कहते हैं। आज नून लीग के पास कितना वोट बैंक है? जितना भी है, मैं इस बहस में नहीं जा रहा कि कितना वोट, मैं कहता हूँ जितना वोट बैंक है ना, वो पार्टी के अंदर किसी दूसरे शख्स का नहीं है। आज अगर शाहिद खकान अब्बासी ये बात करते हैं, जिनको हम अक्सर यहाँ पे डिस्कस करते हैं, आप शाहिद खकान अब्बासी तो अपने हल्के से इलेक्शन नहीं जीत सके थे, उनको यहाँ से जितवाया गया था लाकर लाहौर से, जब उनको, ठीक है, लाहौर से लाकर जितवाया गया था ना, अब उनकी अपनी तो ये पोजीशन है, ठीक, हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल बहस की जा सकती है कि इसको क्यों ऐसा। इलेक्शन फ्रेंडली हैं या काफी टफ टाइम मिलेगा? जी बिल्कुल टफ टाइम मिलेगा। अभी तक आपने किसके मुकाबले, सबके मुकाबले में आएंगे सर, क्या हो गया आपको? आप ये जो हमारे साथ तीसरे साथी बैठे हुए हैं, ये आराम से सुकून से बैठने वाले हैं, ये अपने उम्मीदवारों के लिए जान लगा देंगे। आपको क्या लगता है कि ये घर बैठ जाएंगे कि नून लीग जीत गई है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब जो घर बैठ जाएंगे? इलेक्शन होने जा रहे हैं बकायदा सर, इसको हलवा ना समझा जाए, कोई भी जमात ना समझे। मैं अपनी जमात की बात कर रहा हूं कि आप इलेक्शन को देखें। मियां नवाज शरीफ साहब जो बैठकर पिछले 10 दिन से अगले 10 दिन क्या कर रहे हैं, आपको क्या लगता है उनको आसान इलेक्शन लग रहा है? वो अपने बेस्ट कैंडिडेट मैदान में लेकर आ रहे हैं, चाहे वो MPA के हो चाहे वो MNA हो, क्योंकि अभी तक इलेक्शन का माहौल नहीं बना। आपको इसलिए लग रहा है जब ये जलसा जुलूस शेड्यूल नहीं आया ना, जैसे ही जलसा जुलूस होने शुरू हो जाएंगे आपको लगेगा पता, हर पार्टी दावा करेगी कि उनका 1 लाख है। अगर नवाज शरीफ 1 लाख निकालेगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को टारगेट मिल जाएगा कि 2 लाख निकालना है। तहरीक इंसाफ 2 लाख निकालेगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 5 लाख निकालना। आपको लोग नजर आएंगे, ये बड़े बड़े जलसे होने जा रहे हैं। मियां साहब की सेहत इजाजत देती है कि वो, मियां साहब की सेहत देखें, अब भी उनके साथ डॉक्टर होता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो वाले मामले नहीं रहे। आप बिलीव करें कि मैं भी एक बात सुना के आया हूं, ये लोग पता नहीं अल्लाह ताला की ज़ात ने सब ने उनके पास है ना। 2020 में मियां साहब को तो मिलने गया लंदन में, 4 घंटे की मुलाकात, वो भी गुड लक थी लॉकडाउन की वजह से। बिलीव करें कि उस वक्त मियां साहब की सेहत और आज की मियां साहब की जेहन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शायद हमारे जेहन में भी कई बात आती थी, लेकिन वो मियां साहब सेहत जो है ना उनकी, बिलीव करें, कभी इस पे सियासत ना करें, कभी इस ना बात करें, दुश्मन मरे तो कभी ना खुशी मनाइए। और ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मियां साहब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, डॉक्टरों की इजाज़त से आए हैं, डॉक्टरों की इजाज़त से उसमें हिस्सा ले रहे हैं। 2, 4, 5, 7 जलसों में मियां साहब जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला गरजेंगे बरसेंगे। 1.25 घंटे की तकरीर की उन्होंने हमारे पाकिस्तान पे, और पाकिस्तान के मेरे साथ बड़े सीनियर बैठे हैं दोस्त, इनसे पूछ ले, पाकिस्तान की बेहतरीन तकरीरों में से एक तकरीर की इन्होंने, और पूरे जलवे के साथ किया है, पूरे वलवले के साथ किया है। आपने उनकी तकरीर देखी है, उनकी सेहत देखी है, और इंशाल्लाह ताला बड़ा टफ टाइम देने जाने वाले। ये नवाज शरीफ साहब को 93 वाला 91 वाला नवाज शरीफ जो है ना, वो नजरियाती नवाज शरीफ हो गया हुआ है। अब लोग मियां साहब नजरियाती हो गए, टफ टाइम आपको देने जा रहे हैं, आपके पास क्या रोड मैप है?
देखिए हमारे पास तो हमारा तो रोड मैप बड़ा क्लियर है। जल्दी था मैं ब्रेक लेनी हम इलेक्शन पे जाना चाहते हैं, ठीक है, और इलेक्शंस का हम अपना मैनिफेस्टो दे रहे हैं लोगों को। ठीक है, हमारा इस सिस्टम के अगेंस्ट हम खड़े में, इस सिस्टम की पूरी जो पिछली खराबी है। जहाँ तक मियाँ साहब की तकरीर की बात है, ठीक है, उन्होंने आके बोले इमरान खान साहब की जो लेजेंड मीनार पाकिस्तान की लेजेंडरी जो थे वो तो खान साहब के, उस तकरीर में उन्होंने इलेक्शंस की बात ही नहीं की। वो आए हैं, उन्होंने 2 घंटे बात की है, उसमें जो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है कि जो आर्टिकल 224 जो कि सबसे बड़ा क्राइसिस है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर के 90 डेज में इलेक्शन होने थे, उस पर मियाँ साहब ने जो नज़रियाती पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो पुराने वाले नवाज शरीफ नहीं रहे, वोट को इज्जत देने आए हैं। तो वो बेसिकली इलेक्शन की बात नहीं की उन्होंने। छोटी सी बात यह है कि जब हम 224 की बात करते हैं, हम बाकी आइन को क्यों भूल जाते हैं उस वक्त कि जी कि हम ये कहते हैं ये बात ठीक है कि 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन उसी आइन के अंदर ये भी लिखा कि हल्का बंदियाँ भी करवाना लाजिम है जब मरदमशुमारी की अप्रूवल हो जाए। सर हल्का बंदियाँ किसने करवानी थी? तो इलेक्शन कमीशन ने करनी है ना। तो थी ना उनकी। नहीं, मैं इस बहस में नहीं पढ़ रहा। वो ठीक है, मैं कह रहा हूँ उस आर्टिकल को क्यों भूल जाते हैं फिर। अच्छा चले अगली बात कर ले, क्या इस मुल्क में सेहत की सहूलत देना आईनी फर्ज नहीं है स्टेट का? मुझे ब्रेक लेनी है, फिर आगे इंशाल्लाह ताला इसको कंटिन्यू करते हैं। मिसाल बिल्कुल इस तरह है जिस तरह हम लोग ब्रेक सर प्लीज जी व्यूअर्स, मुझे यहाँ पे ब्रेक लेनी है। सी यू आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। व्यूअर्स वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अमजद साहब, आपसे सवाल है कि एक तरफ तो नून लीग पॉपुलैरिटी का दावा कर रही है और ये मीडिया में भी कहा जा रहा है, जो बहुत सारे एक जहन रखते हैं सहाफ़ी, हर शख्स की एक लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है कि नून लीग इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ इन पाकिस्तान, लेकिन दूसरी तरफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी उनसे कौमी असम्बली की, इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़ करेक्ट मी, 20 और सूबाई असम्बली की 40 सीटें मांग रहे हैं। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास भी जाते हैं। एक मशहूर कॉलम नवीस है, उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने मुझे कहा था मैं दुनिया आगे पीछे हो जाएगी, मैं मौलाना साहब से कभी अलायंस नहीं करूँगा। फिर चौधरी शुजात साहब के पास भी गए, उनके मतलब कहा गया था काफ़ी चीज़ें हैं, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, सारे हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं। मरियम साहबा ये भी कहती थी लोटे की जगह कहाँ पे होती है वो आपके इल्म में है। इतना बड़ा यू टर्न क्यों अगर इतनी मकबूल पार्टी है? अच्छा, 2 चीज़ें हैं। जैसे अभी शुरू में हमने बात की थी, सुंदेला साहब ने बड़ी डिटेल से ये बात की कि सियासत में ये जोड़ तोड़ चलता रहता है, वक्ती तौर पर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी भी होती है, लेकिन अच्छा काम यही है कि जी आप सियासत को फलाह के लिए करें, ना कि तखरीब के लिए या तकसीम के लिए करें। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये असूल नहीं है सियासत, नहीं असूल है, असूल की बुनियाद पर आप करें, अलायंस करें, जोड़ तोड़ करें, आप असूल की बुनियाद पर सीट एडजस्टमेंट करें। आप इलेक्शन जीतना है ना बेसिकली, तो आपने मकसद ये है कि इलेक्शन जीतना है। पर्सनल इंटरेस्ट हुआ ना सर। नहीं सर, पर्सनल वो शख्स जिनको माजी में लोटा कहा गया, मैं नाम नहीं लेता, जी। आज आपने कहा उनकी जगह वॉशरूम में है, मरियम साहबा कहती जी बिल्कुल हुआ, जाके बैठ गए। मैंने आपसे ये उससे पहले खुद संदेला साहब ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो कुछ आपस में जो होता रहा उसकी मिसाल दी। फिर मिसाक जमहूरियत हुआ, उसके बाद से आज तक अभी देखिए हर इलेक्शन पे हर पार्टी के साथ होता है। अभी 14 माह की हुकूमत के दरमियान मौलाना फजलुर रहमान तो पार्टी PDM के सरबराह थे। आप कैसे कह सकते हैं कि जी को उनका मियां नवाज शरीफ ने कहा था कि इनके साथ नहीं चलना? 2004 में सर मैंने कहा पुरानी बातें कर रहे हैं ना, मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि उसके बाद से तो उन्होंने वो पूरा उनको कायद बनाया, उनके अलायंस का कायद बने, उनके साथ चले। बाकी रह गई जो IPP की आपने बात की ना, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की, उनके पास इलेक्टेबल्स हैं, वो डिमांड कर सकते हैं। चलें 40 उन्होंने मांगी हैं, हो सकता है उनको 15-20 पे जाके कहीं कोई एडजस्टमेंट हो जाए। उनके पास इतने इलेक्टेबल्स तो हैं, ये मानना पड़ेगा। उनके पास कौमी असम्बली के इलेक्टेबल्स भी हैं और ये भी मानना पड़ेगा। काफली को सीट एडजस्टमेंट में जो आप कह रहे हैं कि शायद उतनी ना तादाद हो, 3 सीटों का मैंने सुना था कि 3 तो उनको ऑफर हुई है ना, कि जी कि 3 उनको मिलेंगी, कुछ सूबाई की और भी मिलेंगी। तो उसमें जिस तरह से अभी हमने पीछे देखते हैं जो कुछ पिछले 14 माह की हुकूमत के दौरान, तो फिर वही बात आ जाती है कि वो साथ चले। तो अब उनका इतना हक तो बनता है ना कि उनके मुकाबले में ना नून लीग खड़ा करे कैंडिडेट, ना ही पीपल्स पार्टी खड़ी करे उनको। तो ये मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये सियासी इत्तेहाद जो है वक्ती तौर पर ये होते हैं अपनी सीट, उसके मुकाबले में वो कुछ लेंगे भी ना उनसे। तो मुझे देखें, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन, ईरानियन कॉन्स्टिट्यूशन, टर्किश कॉन्स्टिट्यूशन मैंने पढ़ा है।
हो सकता है मैंने कुछ ना सीखा। पाकिस्तान का मिस कर गए आप। पाकिस्तान का तो अल्टीमेटली हम लोग पढ़ते हैं, मैंने कंफर्म कर लो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी, सॉरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इवन के फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन भी हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी इस हद तक डिविएशन देखी हो, यू टर्न देखा हो उन पॉलिटिकल पार्टीज में। अमेरिका में तो चले प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, मैं डिटेल नहीं करना चाह रहा बात को। मुझे ये लगा कि पाकिस्तान में प्रिंसिपल बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं है। आपने निज़ाम को चलाना है, आपने पावर में आना है, आपने इक़्तिदार में आना है। आप माजी में चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई किसी को डाकू कहता तो उसके साथ बैठ गया, कोई किसी को लोटा कहता तो उसके पास चला गया। इस बहस से भी हम आगे चलते हैं। लेकिन अब जब इतने अलायंसेस की तरफ आप जा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि कल को मियाँ साहब इंडिपेंडेंट नहीं होंगे अगर वो इक़्तिदार में आ जाते हैं अपने फैसले लेने में? जब उनके साथ एक तरफ काफ लीग होगी, एक तरफ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी होगी, एक तरफ MQM होगी, दूसरी तरफ मौलवी फजलुर रहमान साहब होंगे, हाउ ही कैन टेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली ऑन इंपॉर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज, ऑन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इश्यूज? सर मैं आपको बताऊं, जब मियाँ साहब लंदन होते थे ना, तो वो तब भी कहते थे कि अगर उनको 2/3 अक्सरियत मिले तो फिर भी एक इत्तेहादी हुकूमत बनाएंगे। वजह क्या है उसके बाद की? ये बात अभी की नहीं है। देखिए ना, आपने इतने मुल्कों की तरीकें पढ़ ली हैं, सारा कुछ पढ़ लिया, तो मियाँ साहब की गल सुनी नहीं। मियाँ साहब ने कहा कि 2/3 अक्सरियत लेने के बाद भी मैं अपने इत्तेहादियों के साथ हुकूमत क्यों बनाऊंगा? मैं ये नहीं चाहता कि एक जमात एक दिन फैसलाबाद बंद कर दे, दूसरी जमात कराची बंद कर दे, तीसरी जमात KPK बंद कर दे। मैं चाहेंगे कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, मईशत जिस नहज पर खड़ी है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सियासी जमातों को साथ लेकर चलें और इस मुल्क की मैशत को ठीक करें, बेहतर करें। बड़ा वक्त पड़ा है, अल्लाह ताला की ज़ात ने क़यामत तक सलामत रखना है, लेकिन अभी वो वक्त नहीं है जब हम फैसलाबाद या दूसरे शहर बंद कराएं, जब मतलब धरनों का लॉन्ग मार्च के ये मौसम नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा, और सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते। ये जो 40 सीटें मांग रहे हैं ना, तो यही तो बात है। जब मियाँ साहब ये कह रहे हैं, एक सेकंड, तो यही तो जब संदीला साहब चले, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, जोड़ने की बात करनी चाहिए, तोड़ने की नहीं। तो वाई नॉट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सवाल करना चाहिए कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन सियासी जमातों के साथ बैठना आज भी पसंद करेगी, या वही रवैया होगा जो हुकूमत लेने के बाद खान साहब कहते थे कि मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, मैं जो मर्जी कर लूंगा? देखें, आपने त्यारा मार कराया हिंदुस्तान का, उनका पायलट गिरफ्तार कर लिया गया। क्या सिचुएशन उस वक्त? आपके वो जो मीटिंग थी, आर्मी चीफ को बैठना पड़ा, खान साहब उसमें जाके नहीं बैठे थे जब पाकिस्तान हिंदुस्तान से जंग लड़ने के लिए तैयार बैठा था। तो क्या अब वो खान साहब आकर बैठ जाएंगे इनके साथ? अगर वो बैठा तो ये बड़ी अच्छी बात है। कौन इस चीज को, अगर सबके साथ बैठ रहे हैं तो, और खान साहब अगर अपने उस रवैये को छोड़ दें, उस नहज को छोड़ दें और जिनका नुकसान किया उनसे माफी मांग लें, तो मुमकिन है सारा कुछ वो खान साहब के साथ बिठा लें। शयान भाई, अगर मियाँ साहब के साथ, एक बात है, पार्टी की सोच तो आप बेहतर मुझसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कल को मियाँ साहब के साथ मुल्की मफाद में जमहूरियत खतरे में ना पड़े, जमहूरियत पर कोई वो जिसे कहते हैं डाका जनी ना हो जाए, उसमें अगर मियाँ साहब के साथ PTI के चेयरमैन को बैठना पड़े, तो आप लोग बैठने को तैयार है? आप अप्रिशिएट करेंगे? सर पहले तो बात साबिक चेयरमैन को चले, दैट शुड बी दी, नहीं हाँ साबिक कह दे तो, लेकिन वही बात कि ऑल इन ऑल तो वही है सर। चले साबिक चेयरमैन, हाँ साबिक चेयरमैन। बात यह कि अब जो इनको ड्राइंग रूम से ड्राइंग रूम जाना पड़ रहा है और दरवाजे खटकाने पड़ रहे हैं, ये क्योंकि लंदन प्लान आहिस्ता आहिस्ता फेल हो रहा है। ये जो लंदन प्लान बना के आए थे ना अभी कि हम जाएंगे और हम पूरा पंजाब स्वीप कर जाएंगे और मियाँ दे नारे बजनगे, तो वहाँ पे जी इमरान खान भी नहीं होएगा तो कोई नहीं होएगा। इनको अब नजर आ रहा है कि लोगों ने तो इनको रिजेक्ट कर दिया। मियाँ के नारे बजने हैं, मियाँ के ड्राइंग रूम में बज रहे ना, चौधरी शुजात ला देंगे नारे, अलीम खान ला देंगे, अलीम खान तीन चार बंदे खड़े कर जाने से बेहतर है कि ड्राइंग रूम से जेल तो आपको सियासी लोग हैं, जेल तो आते रहते हैं, जेल की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बात करेंगे अब हम इलेक्शन के बाद। इलेक्शन से पहले हमने किसी से, हम आपस में भी बात नहीं कर रहे इलेक्शन से पहले, हम कह रहे हैं वो इलेक्शन वाला दिन लेके आओ, हम तभी बात करेंगे। आपको मुझे लगता है आपको गलत फहमी है। एक तज्जियाकार भी बैठे, सीजन पॉलिटिशियन भी बैठे। 2002 में मुस्लिम लीग नून के पास तमाम हलकों में कैंडिडेट खड़े करने के लिए, टिकट्स देने के लिए थी, लेकिन टिकट लेने वाले नहीं थे। आप आज ये कह रहे हैं बात करेंगे इलेक्शन के बाद, ऐसा ना हो कि आप लोगों के टिकट्स लेने वाला कोई ना हो। अच्छा, पंजाब में जो टिकटें तकसीम करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी के कौन सरबराह है और कितने मेंबर है उसमें? इमरान खान सरबराह हैं, ठीक है, और उसके अंदर हमारे कितने वकला को दे रहे हैं? असल बात करें कितने वकला? डिस्ट्रिक्ट से जाएंगी रिकमेंडेशंस और डिस्ट्रिक्ट से चली गई हैं। अभी भी अगर आप एक्चुअल फैक्चुअल एनालिसिस करें ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज भी तंजीम पूरे पाकिस्तान में सबसे फाल है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के। हमारे पास इतना ह्यूमन रिसोर्स, आपकी तंजीम फाल नहीं है, आपकी
पार्टी पॉपुलर है। नहीं, तंजीम फाल है, तंजीम साजी नहीं है आपके पास इतनी बड़ी। विद ड्यू पॉलिसी वैसे इमरान खान साहब तो टिकटें दे चुके हैं। हाँ जी, वो तो जमान पार्क में जब थे यहाँ पर टिकटें दे चुके हैं। नहीं, वो तो सब आधे भाग गया, तो तौबा ताइब हो गई। नहीं, वो लोग भागे नहीं है। अच्छा, वो लोग 95% इंटैक्ट, उन पे केसेस हैं। ये मैंने चेक किया था डबल, एक्चुअली ये मैंने डबल चेक किया, ये फैक्चुअली आपको बता रहा हूँ, उसमें से 90 to 95% लोग अभी भी हमारे सिस्टम में हैं। वो सूबाई लेवल पर, सूबाई लेवल पे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, कौमी असेंबली के लेवल पे नहीं है। कौमी असेंबली के लेवल पे नहीं, तो हम एक आधा अच्छा अमजद साहब, कोई वकील है, लेट्स मेक अ डिस्कशन मोर सीरियस। सर, इस वक्त बीइंग एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट, आपकी नज़र में कौन सी सियासी जमात मकबूल है? कबूलियत छोड़ दें, वो एक सुहेल वराई साहब का आजकल मशहूर दो फिक्रें, कबूलियत और मकबूलियत, जो जिसके फिक्रों से ऑन करना चाहिए। ठीक है जी, आपकी नज़र में इस वक्त मकबूलियत किस सियासी जमात की? मैं आपको सच्ची बात, मेरी अपनी ज़ाती राय है कि कोई भी आप ओवरऑल पूरे मुल्क में कह लें, कोई एक पार्टी नहीं है। ठीक है, हर कोई मुख्तलिफ पॉकेट्स हैं हर पार्टी की, मुख्तलिफ इलाकों में है। और यही वजह है जो अभी संदेला साहब ने भी बात की थी, मैंने शुरू में आपको बात की थी कि कोई भी पार्टी की कोई भी पोजीशन बनती है मरकज़ में या सूबों में, यहाँ पे मखलूत हुकूमतें बनाना मजबूरी बन जाएगी आप लोगों की। और ना भी मजबूरी हो, आगे मुल्क को चलाने के लिए वो भी मजबूरी है कि आपको मिलकर चलना पड़ेगा। इस वक्त आप ये नहीं कह सकते कि मुस्लिम लीग नून पंजाब में अगर इलेक्शन जीत रही है तो सिंध से भी जीत जाएगी, बलूचिस्तान से जीत जाएगी या KP से जीत जाएगी। कि अगर KP की बात करते हैं तो वहाँ पे अभी तक भी हम कुछ नहीं कह सकते कि वहाँ पे खटक साहब की पार्टी ने जीतना है, JUI ने जीतना है, पीपल्स पार्टी वहाँ पे जोर लगा रही है। अभी भी KP में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल तरीन जमात नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जो मैं सीटों की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता। नहीं, मैं सीटों की नहीं कर रहा, मैंने सीटों की बात कर नहीं, मैं मकबूलियत की, मैं इलेक्शन जीतने की बात कर रहा हूँ। वहां पे भी कोई एक पार्टी नहीं जीतेगी, सर्विस सारे निकाले, वहां पे वही नहीं, सर्विस की बात ना करें। सर्विस की बात आपको पता याद है, लास्ट प्रोग्राम में आप मेरे साथ थे, मैंने सर्विस की बात का भी आपको जवाब दिया था। सर्वे मैटर नहीं करते, सर्वे मैटर किसी हद तक करते हैं, लेकिन ओवरऑल उस तरह से नहीं करते। देखिए अभी आपने थोड़ी देर पहले, अच्छा चले सर्वे की बात करते हैं, मैं फिर वो दोहरा देता हूँ वो बात। अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कराची में आपने अलायंस किया जमात इस्लामी के साथ। कराची के इलेक्शन में जो बल्दियाती इलेक्शन हुए, कितनी सीटें थी PTI की? बड़ी मकबूल जमात है ना, वहाँ पे कितनी MNA की सीटें थी? कितनी सीटें थी? नीचे थी, 35 सीटें थी। मैं आपको तादाद बताता हूँ ना। पार्टी जमात इस्लामी, फिर जमात इस्लामी की 89 थी, पीपल्स पार्टी की 100 थी और PTI की 35 सीटें। वोट में PTI नंबर 2 थी। PTI ने उस इलेक्शन में कैसे नंबर 2 हो गई? सीटें 35 नंबर पर थी। मैं यही बात आपसे कह रहा हूँ। देखिए मामला ये है, ये हर जगह पे ऐसे, ये जो अभी सीट एडजस्टमेंट की या अलायंस की बात हो रही है ना, उसके पीछे यही एक सोच भी है। एक सोच ये भी है कि देखिए अभी जो बाई इलेक्शन हुए थे यहाँ पे पंजाब में 20 सीटों के, उसमें जो नॉन लीग हारी थी, उसमें ज़्यादा सीटों की जो हारने की जो मार्जिन था वो था तकरीबन कोई 5,000-6,000 वोट का। ठीक है, अब हल्के के अंदर जमात इस्लामी, ये भी तो देखे किन हालात में, किसकी हुकूमत में, कौन वजीर आजम, किसका वजीर खारजा, किसका वजीर दाखिला। मैं अगर उसी की बात कर रहा हूँ, उसी वजह से 5-6 हज़ार वोटों से आ रही थी। अगर अब वो समझते हैं कि जी कि हम ये फिर सीटें ना हार जाए, लेकिन उस तो वक्त अगर वो क्या किसी पेट्रोल के साथ की प्राइस ये थी जी, क्या डीजल की प्राइस ये थी, क्या बिजली की प्राइस मैं ये उस थी? पॉपुलैरिटी संदीला साहब, महंगाई का कितना फैक्टर आपको इम्पैक्ट करेगा? क्योंकि ये तो मियां शहबाज ने बहुत सारे मौकों पे कहा कि हमने अपनी सियासत बर्बाद कर ली, लेकिन मुल्क की सियासत बचा ली, पाकिस्तान को बचा लिया। इट मींस कि महंगाई के मामले में वो खुद एक्नॉलेज करते हैं, कन्फेस करते हैं कि यार हमने अखीर कर दी महंगाई की। महंगाई आपको कितना मार देगी? उन्होंने किसी जगह पे ये नहीं कहा कि हमने अखीर कर दी, इस तरह के नहीं, जब आप ये कहें संदीला भाई, जब आप ये कहें कि हमने अपनी सियासत, हालात खराब, जब वो ये कहें कि हमने अपनी सियासत खत्म कर ली लेकिन मुल्क बचा लिया, सियासत बचाने के लिए हमने अपनी सियासत कॉम्प्रोमाइज कर ली, दांव पर लगाई, कुर्बान कर दी, दांव पर लगाई अपनी। इसमें देखें ये करना पड़ना था। अगर आप ये नहीं करते तो उस वक्त पता नहीं क्या हालात है। देखिए आपने शुरू में बात कर चुके हैं बैंक रेट वाली मामलात, जब आपसे IMF आपसे बात नहीं कर रहा, आप उनसे किए मायदे तोड़े, मान लिया, सारी बातें मान ली। जब आप वोटर का दरवाजा खटखटाएंगे और अंदर से आप मुजाहमत मिलेगी, ये बात ठीक है। हमारी माँ बहन बेटी दरवाजा खोलेगी, संदीला भाई गुजारिश सुन ले, माँ बहन बेटी दरवाजा खोलेगी, आप जाएंगे, बुजुर्ग होंगे, अगर उनके घर में आपको चाय पिलाने के लिए एक उनके नून लीग के कैंडिडेट को, पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को, मौलाना साहब के कैंडिडेट को दूध तक ना हुआ और वो आपसे इंतहा की हद तक इश्क भी करते हुए, उनके दिल पे क्या बीतेगी? वो फिर भी इश्क नहीं भाएंगे। उसकी रीजन पता है क्या? उनको पता है, उनको इस बात का पता है फील्ड डिपार्टमेंट का ओनर कौन है, फिर क्या जवाब देंगे? जिसके लिए ये वोट मांगने आए हैं ना,
ये वो इंसान है जिसको 2013 में जब हलफ उठाने के बाद मुस्कुराने का, मियां साहब मुस्कुराते नहीं है, कदम मुस्कुराऊंगा जब बिजली की 18 घंटे की लोड शेडिंग खत्म करूंगा, फिर मुस्कुराऊंगा जब मैं दहशतगर्दी कराची और वाना से खत्म करूंगा, फिर मुस्कुराऊंगा, फिर जब मैं सियालकोट वाला मोटरवे कराची वाला खोल लूंगा, फिर मुस्कुराऊंगा, फिर जब मैं अपने मुल्क की मैशत ठीक कर लूंगा, $150 100 पे लेके आऊंगा, फिर मुस्कुराऊंगा। उन मेरी बहनों को और माओ को पता है कि अगर आज हमारे घर में दूध नहीं है, नवाज शरीफ को वोट दिया तो दूध भी आएगा, गाय भी आएगी, क्योंकि वो माजी में साबित कर चुका है। 98 में बम धमाके, एटम बम धमाके करने के बाद शहबाज साहब भी 10 दिन दे कि इंतहाई माजरत के साथ एक सवाल कर लूं। आपने कहा आज हमारे घर में दूध नहीं, खुदा ना खास्ता ये वक्त ना आ जाए कि जब 2028 में 29 में इलेक्शन हो तो वो घर के दरवाजे भी बिक गए हो। अल्लाह ना करे, ऐसे नहीं हो सकता सर। क्या हो गया? क्या सर ये टीम है, मियां साहब के पास टीम ही है ना। आपका मियां साहब का फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा? प्रोग्राम खत्म हो रहा है सर, ये बता दे आप क्या चाहते कौन हो? इसाक डार साहब 16 माह में जो उन्होंने क्या मुतमईन 16 माह में जो किया है उन्होंने आपको इस मुल्क बचाया। देखें 16 माह में उन्होंने जो किया है वो पाकिस्तान को बचाया है। ठीक है सर, 16 माह में उन्होंने पाकिस्तान को बचाया है। सागदार साहब होंगे और अगली जगह अगर दूध नहीं वहां भैंसें भी होंगी और बल्कि डेयरी फार्म खुल जाएगा। सर क्या कहते हैं? ये सारा कुछ होएगा, लेकिन ये मुस्कुराएंगे भी इंशाल्लाह, लेकिन जब वक्त आएगा तो ये लंदन में होंगे, यहाँ पे नहीं होंगे। आप अगर इख्तियार में आते आपका वज़ीर ख़ज़ाना कौन होगा? हमारा कोई ना कोई टैलेंटेड लड़का ऑनेस्टली बताएं, कोई इंपोर्टेड होगा? हमारा वज़ीर ख़ज़ाना हो सकता है। ठीक है, ये ठीक है सर। लास्ट क्वेश्चन, कैसे देख रहे हैं कहाँ जाएगी गेम? ऊंट किस करवट बैठेगा? देखिए, ऊंट जिस करवट भी बैठे पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे आने वाले दिनों में। ये बहुत बड़ी सरमायाकारी यहाँ पाकिस्तान में आने वाली है। मैं ये नहीं कह रहा कि नून लीग की हुकूमत आ रही है, पीपल्स पार्टी की या PTI की, जिसकी भी हुकूमत आए, लेकिन पाकिस्तान के हालात अगले 6 माह के अंदर या 1 साल के कम, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के अंदर आपको चेंज नजर आएंगे इंशाल्लाह। मैंने एक अंग्रेजी अखबार है, मैं नाम भी ले लेता हूँ, डॉन में मैंने पढ़ा है, उनका एक तज़िया था कि डॉलर खुदा न ख्वास्ता अगले अगले माली साल के एंड तक 300+ जा सकता है। वो तो अभी भी गया था, ये 320 से वापस आया नहीं, तो आप फिर कैसे बेहतर हो जाएंगे? फिर कैसे बेहतर होंगे? ये वापस जैसे आया जब एक मुस्तहकम जमहूरी हुकूमत आएगी ये मामला ठीक होंगे, और जब तक मुस्तहकम जमहूरी हुकूमतें नहीं आएंगी ये मामला ऐसे ही चलते रहेंगे। मेरे सीनियर क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बगैर आ सकती है? इलेक्शन के बगैर कभी जो मुस्तहकम इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे? बिल्कुल होंगे। संदेला साहब होंगे, आप कहने होंगे, अमजद साहब होंगे, बिल्कुल यकीनन होंगे। बहुत ज्यादा प्री पोल रैगिंग है, ऑलरेडी प्री पोल रैगिंग बहुत 2018 से ज्यादा होगी यार। प्री पोल रैगिंग बस ठीक है। हमें पूरी उम्मीद रहना चाहिए कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, और अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदके इस मुल्क में जिसकी भी हुकूमत आए, अल्लाह पाकिस्तान के हाल पे रहम करे, पाकिस्तान की आवाम के हाल पे रहम करे, इस मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। क्योंकि वीयर्स मैं बार बार कहता हूँ, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, पाकिस्तान दुनिया की बहुत सारी जो कुव्वतें हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, उनकी आंखों में खटकता है। ये बात मेरे ईमान का हिस्सा है, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान मजबूत है, अगर पाकिस्तान के अदारे मजबूत हैं, तो मैं और आप हैं, सियासत भी है, मीडिया भी है, कारोबार भी है। वरना गज़ा में देख लें, दुनिया ने ठट्ठा लगाया है, इंटरनेशनल रिलेशंस फेल हुआ, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन फेल हुई, इंटरनेशनल लॉ फेल हुआ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फेल हुई, अरब लीग फेल हुई, OIC फेल हुई, पूरी दुनिया ने उनका ठट्ठा लगाया, क्योंकि उनके पास मजबूत अफवाज नहीं थी, उनका मजबूत दफा नहीं था। तो ये दुआ करें अल्लाह इस मुल्क को तरक्की दे, इस मुल्क के इदारों को तरक्की दे। बाकी इख्तिलाफात होते रहते हैं, इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के साथ हम सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।